Hello everyone, very good morning to all of you. First of all, I welcomes you all to the Camp Space channel. और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमने क्लास 11th के कुछ टॉपिक्स लास्ट लेक्चर्स में कवर किए हैं, लास्ट लेक्चर्स डिस्कस किए हैं. उसी सीरीज को अगर मैं कंटिन्यू करूं आज, उसी सीरीज के आगे वाले लेक्चर्स की बातें कर रहे हैं. तो आज हम जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बातें हम लोग कर रहे थे वहां पर. आज उन्हीं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में से दो लॉज मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे. लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो उसमें दो लॉज मैंने डिस्कस कर रखे हैं. कौन कौन से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. आज हम डिस्कस करने वाले थर्ड लॉ. 5 लॉ बताए थे मैंने, 5 लॉज होते हैं. देयर आर 5 केमिकल कॉम्बिनेशन लॉज. सो द थर्ड लॉ इज law of multiple proportion. Law of multiple proportion. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की स्टेटमेंट क्या होती है? सबसे पहले तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए हमें. किसी भी लॉ को समझने के लिए उसकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है हमारे लिए. इट स्टेट्स दैट if two elements combines to form more than one compound, the mass of one element that combines with a fixed mass of another element will be in a simple whole number ratio. Will be in a simple whole number ratio. देखिएगा बेटा जी, स्टेटमेंट क्या कहती है. ये स्टेटमेंट बता रहा है कि इट स्टेट्स दैट इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन, यानी दो एलिमेंट अगर कंबाइन करते हैं दो से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, तो उसमें से क्या होता है कि एक एलिमेंट, द मास ऑफ वन एलिमेंट that combines with a fixed mass of other another element. एक एलिमेंट का जो मास होगा वो फिक्स होता है जिसके साथ दूसरा एलिमेंट कंबाइन कर रहा होता है. तो जिसका मास फिक्स होता है वो तो फिक्स है, उसका तो कुछ चेंज होना ही नहीं है. जो चेंज हो रहा है, जो एलिमेंट चेंज हो रहा है जब फिक्स मास के साथ कंबाइन कर रहा है, उसका जो रेशियो होगा दोनों कंपाउंड में, वो रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो मिलने वाला है आपको. जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको इस चीज का. देखिएगा एग्जाम्पल क्या है इसका. एग्जाम्पल है, देखो जैसे H2O ले लिया मैंने, वाटर, और यहां पर मैंने एक H2O2 ले लिया. क्योंकि अब देखो ये बना कैसे है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कंबाइन होने से बना है कि नहीं बना है? वो यानी दो एलिमेंट्स के कंबाइन करने से बना है. अब देखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन का मास कितना है बेटा जी? एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो दो हाइड्रोजन का 2 ग्राम मान लो मास. यहाँ पर भी हाइड्रोजन का मास कितना है? 2 ग्राम है कि नहीं है? यानी यहां से यहां हाइड्रोजन का मास तो ये चीज तो क्या हो गई? फिक्स हो गया कि नहीं हो गया? इसी चीज को बोल रहा है कि फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट. अब हाइड्रोजन का जो मास है दोनों कंपाउंड्स में, दोनों कंपाउंड्स अलग अलग हैं, दो अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड्स बने हैं, लेकिन मास हाइड्रोजन का तो दोनों में फिक्स है. अब मैं बात करूं अगर ऑक्सीजन के मास के बारे में, तो 16 ग्राम यहां पर है और यहां पर मास है ऑक्सीजन का 32 ग्राम. तो देखिएगा ये चेंज हो गया कि नहीं हो गया? डिफरेंट है कि नहीं है दोनों कंपाउंड्स के अंदर? अब बोल रहा है कि आप जो चेंज हो रहा है जो मास, इनका अगर आप रेशियो निकालेंगे, 16 ग्राम इज टू 32 ग्राम का रेशियो अगर आप निकालते हैं, तो ये रेशियो कितना आता है? 1:2 आता है. इसी को कह रहा है कि सिंपल होल नंबर रेशियो आपको मिलेगा. लास्ट में क्या लिखा? सिंपल होल नंबर रेशियो. सिंपल होल नंबर रेशियो ये 1:2 तो होल नंबर ही होता है. सिंपल होल नंबर रेशियो मिलेगा. दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. मल्टीपल प्रोपोर्शन इसी को कहा जाता है जब दो एलिमेंट्स एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए कंबाइन कर जाएं
उस समय अगर एक का एलिमेंट का मास फिक्स है और दूसरे का चेंज हो रहा है दोनों कंपाउंड्स के अंदर, तो जिसका मास चेंज हो रहा है उसका अगर आप रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो मिलेगा आपको। एक और एग्जांपल से अगर कम समझ आया बातें तो एक और एग्जांपल जरा देख लेते हैं इसका, बहुत ही अच्छा एग्जांपल, ये भी जानते हैं आप। जरा एक एग्जांपल और देख लीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक एग्जांपल की और बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा CO कार्बन मोनोऑक्साइड और एक लिख दिया CO2। CO में देखिए C कार्बन का मास कितना है बेटा जी 12 ग्राम, इधर भी कार्बन का मास कितना है 12 ग्राम है कि नहीं है। देखो यहां से यहां फिक्स है, हुआ कि नहीं हुआ, मास फिक्स हो गया, कार्बन का मास तो फिक्स है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन सिंगल एक ऑक्सीजन है, मास कितना होगा 16 ग्राम, यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, मास कितना होगा 32 ग्राम। तो देखिए फिर से देख लेंगे आप, यहाँ पर 16:32 रेशियो आ गया, फिर से 1:2 का होल नंबर रेशियो आ गया कि नहीं आ गया। बोलिए जल्दी बोलेंगे सब लोग, समझ आई बात या नहीं आई बोलो। अगर ये बात समझ आ गई है तो फिर हम नेक्स्ट लॉ के ऊपर चलते हैं। देखिएगा फटाफट से इसको, जल्दी से आप रीड करेंगे एक बार फटाफट से। अगर नहीं समझ आया या कोई डाउट है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। देखिएगा नेक्स्ट लॉ के बारे में बात करूं, नेक्स्ट लॉ क्या कहता है, फोर्थ लॉ हमारा क्या कहता है, गेल-लुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गेल-लुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये बड़ा सिंपल सा लॉ है। ये कहता है इट स्टेट्स दैट when gases combines or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided that all the gases must be at same temperature and pressure. All the gases must be at same temperature and pressure. अगर ये बात आपको समझ आई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई है तो जरा मैं इसकी ट्रांसलेशन इसको बताता हूँ हिंदी में, इसका मतलब क्या होगा। देखिए, it states that when gases combine or are produced in a chemical reaction, या तो गैस आपस में कंबाइन कर ले अपने आप ही, या किसी केमिकल रिएक्शन में ऐसे प्रोडक्ट बन रही हो, प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो रहा हो, they do so in a simple ratio by volume। जब भी वो कंबाइन करेंगी या जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में बनी होगी कोई भी गैसेस, तो वो सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखा जाए, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में आप देखेंगे तो उनका जो रेशियो होगा, वॉल्यूम का रेशियो अगर देखेंगे आप उन गैसेस का, तो वो सिंपल रेशियो मिलेगा आपका। प्रोवाइडेड दैट ऑल द गैसेस, लेकिन कंडीशन क्या है इस लॉ की कि सारी की सारी गैसेस एक ही यानी एक सेम ही टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर टेम्परेचर प्रेशर डिफरेंट हुआ तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाती है टेम्परेचर प्रेशर की कुछ कंडीशन से। तो ये सब बातें भी हम बाद में पढ़ेंगे, कैसे चेंज होता है, क्या बातें होती है। अब ये तो थी स्टेटमेंट इसकी। अब इसी चीज को एग्जांपल से अगर समझना हो तो कैसे समझे, जरा देखो, देखिएगा जरा। अगर मैं इसका एग्जांपल बता दूं आपको, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखिएगा एग्जांपल की बातें करता हूं। सपोज दैट मैं लिख रहा हूं N2 प्लस N2 गैस, दिस इज गैस, H2 गैस combines to give 2 times of NH3 गैस। बैलेंस करोगे आप तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। अब देखिएगा भाई,
हमें यहां से क्या दिख रहा है कि N2 का एक वॉल्यूम कंबाइन करता है इसके 3 वॉल्यूम के साथ और इसके 2 वॉल्यूम बन जाते हैं, है कि नहीं है? तो यही तो बात बोली है कि या तो गैसेस कंबाइन करे या फिर गैस किसी रिएक्शन में बनी हो, तो वो क्या होगा, सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम होगा उनका। आप अगर देखेंगे यहां पर, मान लो अगर ये 100 ml की रिक्वायरमेंट होगी N2 की, तो ये 300 ml की रिक्वायरमेंट होगी हमें, और ये 200 ml जनरेट होकर के मिलेगा हमें। अगर इनका आप रेशियो निकालेंगे 100:300, तो क्या होगा, 1:3 रेशियो आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए बेटा जी, जल्दी बोलेंगे सब लोग, जल्दी बोलेंगे भाई। समझ आई बात या नहीं आई? सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम बोला था, वॉल्यूम का रेशियो निकाल दिया, 300 का रेशियो निकाला मैंने, 1:3 आ गया, सिंपल रेशियो आ गया कि नहीं आ गया? यही था हमारा Gay-Lussac's लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट? अगर ये बात समझ आई है तो जरा चलते हैं हम आगे की कहानी के ऊपर। आगे की कहानी क्या है जरा देखते हैं फिर। नेक्स्ट इज फिफ्थ लॉ। फिफ्थ लॉ इज एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ बहुत ही सिंपल सा लॉ है बेटा जी। ये कहता क्या है, इक्वल वॉल्यूम of the gases contains equal number of molecules when all the gases are at same temperature एंड प्रेशर। क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल दी ऑफ द गैसेस, ऑफ ऑल दी गैसेस लिख सकते हो आप यहां पर। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल दी गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हेन ऑल दी गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आपने बहुत सारी गैसेस ले रखी है, 4-5 गैसेस ले ली, सारी गैसेस, मान लीजिए सपोज दैट मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, देखिएगा जरा, जैसे समझना है इस बात को। मान लीजिए एक ये कंटेनर है, इसका वॉल्यूम भी 1 लीटर है, एक और ये कंटेनर है, इसका वॉल्यूम भी 1 लीटर है, और एक ये कंटेनर है, इसका वॉल्यूम भी 1 लीटर है। मान लीजिए इसमें N2 गैस भरी हुई है, नाइट्रोजन, इसमें O2 भरी हुई है, इसमें H2 भरी हुई है, सब 1-1 लीटर के कंटेनर पर है। टेम्परेचर इसका भी 298 केल्विन है, 298 केल्विन है, और इसका भी 298 केल्विन है। और अगर प्रेशर इसका 1 atm है, इसका भी प्रेशर 1 atm है, इसका भी प्रेशर 1 atm है, तो बेटा जी ये कहना क्या चाह रहे हैं कि इनके अंदर मॉलिक्यूल्स तो होंगे कि नहीं होंगे? गैस के मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही होंगे, सारी गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे कुछ ना कुछ, इसमें भी मॉलिक्यूल्स होंगे कुछ ना कुछ। अब क्या कहते हैं कि अगर सारे कंटेनर्स का वॉल्यूम सेम है, पहली बात तो, पहली कंडीशन, और अगर सारी की सारी गैसेस सेम टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर हैं, तो बेटा जी मैं अगर इधर लिख दूं यहां पर, तो ये कह रहे हैं कि N of N2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 होता है। यानी कि अगर वॉल्यूम सेम हो जाए सारी गैसेस की और टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन भी सेम हो, तो आप क्या कर सकते हो, अगर सेम वॉल्यूम दे रखी है तो आप उनको नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में भी लिख सकते हो, उनके नंबर ऑफ मोल्स भी आपस में इक्वल ही होंगे। ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना। कई बार क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, 2 गैसेस 3 गैसेस दे रखी है, उनके लिए 2 के लिए आपको वॉल्यूम दे दिया है, नंबर ऑफ मोल्स दे देगा, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन सेम दे देगा, बोलेगा सारे कंटेनर की वॉल्यूम भी सेम है, और आपसे बोल देगा थर्ड गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए कितने होंगे। तो बेटा जी जितने पहली और दूसरी गैस के होंगे उतने ही तो होंगे। यही तो हमारा एवोगैड्रो लॉ हमें समझा रहा है, यही तो बता रहा है एवोगैड्रो लॉ। तो दिस इज द एवोगैड्रो लॉ एंड दिस इज द फाइनल एंड द फिफ्थ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगर ये बातें आपको क्लियरली समझ आई हैं
तो फिर हम आगे की बातें करते हैं जरा। ये थे हमारे 5 केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज। अब हम बात करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने क्या बताया हमें, कैसे क्या समझाई बातें, जरा उस थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है वो। देखिएगा बेटा जी, हम लोग बात करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। हम लोग बात करने वाले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी थी जॉन डाल्टन ने, और जॉन डाल्टन कौन थे? ये एक ब्रिटिश स्कूल टीचर थे। यानी अंग्रेजों के स्कूल में टीचर हुआ करते थे। इनने क्या किया, एक थ्योरी बनाना शुरू किया। 6-7 साल का समय लगाया, टाइम लगा इनको ये सब बनाने में, ये सब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को जनरेट करने में। लेकिन इन्हें क्या बोला कि भाई अगर हमारा जो एटम होता है, सबसे पहला जो पॉइंट बोला, पोस्टुलेट्स क्या थे, क्या क्या बातें हमें बताई थी जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी के अंदर, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जिसका नाम रखा गया था। उनने बोला सबसे पहला पॉइंट, एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड indivisible particle of an element। यानी एटम जो होता है वो इस दुनिया में, ऐसा जॉन डाल्टन ने बोला था। वो बाद की बात है, बाद में समझेंगे कितनी सही रही कितनी गलत रही, क्या इसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या ड्रॉबैक्स निकले, वो बाद की बातें हैं। लेकिन अभी के लिए आप ये समझेंगे इस बात को। एटॉमिक थ्योरी के लिए क्या बोला डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी के अंदर कि एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का इस दुनिया में। और एटम अगर आपने मान लिया ये एटम है, तो आप इसको कट करके इससे ज्यादा छोटा नहीं कर सकते, इनडिविजिबल है। फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते आप, इसको छोटा नहीं कर सकते। यानी इस दुनिया में सबसे छोटी चीज होती है एटम है, ऐसा डाल्टन ने हमें बताया। सेकंड पॉइंट क्या बोला, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, atoms of same element are having similar shape, size and mass। सेकेंड पॉइंट में बोल दिया कि एक तरीके के अगर एलिमेंट, एक टाइप के अगर एलिमेंट लेते हो, मान लो आप ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन, ऐसे बहुत सारे ऑक्सीजन के एटम्स आपने ले लिए। तो एक ही तरीके के एलिमेंट के अगर कितने भी एटम्स आप क्यों ना लें, उनका मास, शेप, साइज सब क्या होगा, सेम ही रहेगा। अगर इसी में ही कंटिन्यू करके आगे लिख दूं, बट द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ऐसा लिखेंगे, बट द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स are having different shape, size and mass। यानी डिफरेंट एलिमेंट अगर आप लेंगे, जैसे मान लीजिए आप हाइड्रोजन ले लें और फिर आप ऑक्सीजन ले लें, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलग अलग अगर आपने एटम्स ले लिया, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम आप लेंगे, तो उनका मास, शेप, साइज क्या होगा, डिफरेंट ही होगा भाई। जाहिर सी बात है कि अगर अलग एलिमेंट लेंगे तो उनका मास, शेप, साइज डिफरेंट ही मिलेगा आपको। ये बात तो आपको समझ आ ही रही होगी, क्लियर है? आई थिंक ये बातें क्लियर होंगी आपको। और अगर ये बातें क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। डाल्टन ने थर्ड पॉइंट क्या बताया,
थर्ड पॉइंट देखो जरा क्या बोला था उन्होंने। थर्ड पॉइंट क्या होता है इस थ्योरी के अंदर, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स combines together to form compounds। यानी अलग अलग एलिमेंट के एटम्स जब कंबाइन करते हैं तभी तो कंपाउंड बनता है। अगर सेम ही एलिमेंट के एटम कंबाइन करेंगे तो बेटा जी वो मॉलिक्यूल होता है कि नहीं है? बताया था ये बात मैंने पहले आपको। अगर H2O बना तो वो कंपाउंड है, CO2 है तो कंपाउंड है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं तो ये क्या है, कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन अगर आप बोले H2, आप बोले O2, आप बोले N2 तो ये बेटा कंपाउंड्स नहीं होते, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। These are the molecules, not compounds. Got it or not? फोर्थ पॉइंट की बातें और करते हैं जरा। फोर्थ पॉइंट क्या बताया? फोर्थ पॉइंट बोला कि एटम can neither be created nor be destroyed। क्या बोला कि एटम ना ही तो आप बना सकते हैं और ना ही एटम को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। गॉट इट और नॉट? अगर ये बात आपको समझ आई है तो जरा फिर हम आगे की कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले क्या बोला उन्होंने? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स। H2O, CO2 मैंने एग्जांपल बताया कि दो अलग अलग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन कर तो कंपाउंड बन रहा है, कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे तो कंपाउंड बन रहा है। लेकिन हाइड्रोजन कंबाइन करे तो मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है और ये भी मॉलिक्यूल है। अब बोलते हैं कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी हमारे पास आज तक हमने ऐसा सुना ही नहीं कभी कि कोई ऐसी मशीन हो, ऐसा कोई सिस्टम हो जिससे कि एटम बनता हो, एटम जनरेट कर पा रहे हो आप। ऐसा कोई सिस्टम नहीं देखा हमने, कोई सिस्टम हमने नहीं सुना आज तक कि एटम आपने बना दिया हो या एटम आपने डिस्ट्रॉय कर दिया हो। आप क्रश भी नहीं कर सकते, आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बस उनको हमारे हाथ में क्या है, केवल उनका ट्रांसफॉर्मेशन है। आज हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास कोई लकड़ी थी, लकड़ी को हमने जला दिया, जलाने के बाद राख बन गया, वो कार्बन के वेपर्स बन गए। उसके बाद वो कुछ डस्ट बन करके, वेपर्स बन करके हवा में चला गया। फिर वो कुछ टाइम के बाद डस्ट बन के कहीं जमा हो गया, जा करके कहीं और जा करके बैठ गया होगा। इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होता है। आप डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे हैं उन चीजों को, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि आपने पानी लिया, आपने फ्रिज से निकाला, आइस निकाली, सॉलिड फॉर्म में था वो, हाँ तो एटम ही थे तो, लेकिन फिर उसको गर्म किया तो लिक्विड में चला गया, पानी बन गया, वो ट्रांसफॉर्म हो गया। सॉलिड पत्थर जैसी आइस से क्या बन गया, वो पानी बन गया, लिक्विड बन गया। उसको भी अगर गर्म कर दोगे तो वेपर में बन के उड़ जाएगा। यानी ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आप एटम को ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, और ना ही आप एटम्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दीज आर द सम ऑफ द वेरी बेसिक पॉइंट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कुछ बातें इनने अच्छी बातें बताई हमें, लेकिन जब मैं आपको क्लास 11th का सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, तो वहां पर आपको पता लगेगा कि ये थ्योरी वास्तव में कितनी कामयाब रही, कितनी हेल्पफुल रही, या कितने इसके जो पोस्टुलेट्स इनने बताए थे वो कितने करेक्ट रहे, और ऐसा भी कोई पोस्टुलेट रहा कि नहीं जिसमें कोई ड्रॉबैक आया, यानी जो कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी थी डाल्टन ने थ्योरी बनाते समय। वो सब बातें हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर समझ आएंगी। तब तक के लिए आपके लिए डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी यही है। ये जो 4 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम इस दुनिया का सबसे छोटा और इनडिविजिबल पार्टिकल होता है। सेकंड क्या बोला कि सेकंड पॉइंट क्या बोला, एक ही तरीके के एलिमेंट है कि अगर एटम्स आप लेंगे तो उनका मास, शेप, साइज सब सेम होगा, और अगर डिफरेंट लेंगे तो उनका मास, शेप, साइज डिफरेंट होगा। सीधी सी बात है। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट बोला कि भाई
एटम्स कंबाइन करते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम कंबाइन करेंगे कंपाउंड्स बनाने के लिए, अगर सेम तरीके के एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर देंगे। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट एट द लास्ट पॉइंट इज एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। These are the four main points of Dalton's atomic theory, and this is all for our today's lecture, today's class. तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जब भी अपलोड हो, जब भी वीडियो आए तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपना जो सिलेबस है, जो भी स्टडी आप कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यू रख पाए और उसमें कोई ब्रेक ना आए। इसके लिए आप लोग जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। जितना ज्यादा आप कोऑपरेट करेंगे उससे कहीं ज्यादा हम आपके साथ कोऑपरेट करने वाले हैं और ज्यादा अच्छा आपके लिए कुछ जनरेट करके लेकर के आएंगे। लेकिन अभी लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो अभी जितना बेस्ट पॉसिबल हो पा रहा है हम लोग अपना बेस्ट पॉसिबिलिटी के हिसाब से तैयार कर रहे हैं सारी चीजों को। जैसे ही लॉकडाउन रिलीज हो जाएगा, जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है, फिर हम एक अच्छा सेटअप, अच्छी चीजें, कोई और थोड़ा सा बेटर क्वालिटी जनरेट करने की अपने आप में कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए आपसे हमें कोऑपरेशन चाहिए, आप लोग हमें थोड़ी सी हेल्प करेंगे, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए कि आप साथ साथ डेली होमवर्क करें, जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको आप डेली रीड करेंगे, डेली आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। और फिर भी अगर आपको क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, क्वेश्चंस डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं डाल पा रहे हैं, पूरा क्वेश्चन डालने में, क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन को टाइप करना पॉसिबल नहीं होता है इतना इजीली, तो आप ऐसा डाल दीजिए कि सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर दिस, या कोई और जो भी बुक आप रेफर कर रहे हैं, तो उस जैसे प्रदीप है 11th-12th में वो यूज करते हैं, दिनेश है, मॉडर्न है, अलग अलग बुक्स होती है, तो आप उनका क्वेश्चन नंबर बताएंगे तो क्वेश्चन नंबर के हिसाब से भी हम लोग देख करके आपको जरूर बताएंगे, चेक करके कि ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, या क्या ट्रिक या क्या फॉर्मूला, क्या किस तरीके, क्या कॉन्सेप्ट इसमें वर्क करने वाला है। अगर कोई ऐसे डाउट है तो आप जरूर उसको सेंड कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर कमेंट में भी ना करना चाहें तो मैंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरी ईमेल आईडी है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, वहां से हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो ये था आज का हमारे वीडियो का, लेक्चर का पार्ट, और इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फॉर्मूला मास क्या होता है। उसके अलावा हम लोग मोल कॉन्सेप्ट, जो कि इस चैप्टर का बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिए, जुड़े रहिए साथ, और तब तक के लिए सब लोग हेल्दी रहिए, अपने अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।